आज इस वीडियो में हम एमपीजीके के 8000 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और विशेष रूप से हम मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा हेतु ऐसे प्रश्न करा रहे हैं जो कि व्यापम के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। अब आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लें जो कि एमपी पुलिस परीक्षा हेतु काफ़ी अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। सभी सब्जेक्ट्स के टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, फ्री टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको ई नोट्स इस ऐप में मिल जाएंगे और आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के। सबसे पहला प्रश्न है आज की क्लास का कि कौन सी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बताइएगा कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बताइएगा वेरी वेरी मुश्किल है तो आप हमेशा याद रखें ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। सभी छात्र आंसर कमेंट करते जाएं, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही जवाब विकल्प ए नर्मदा नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो भाई ये किधर गिरती है, यह किधर जाकर गिरती है नर्मदा नदी, तो आप याद रखना यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। किधर, खंबात की खाड़ी में जाकर के नर्मदा नदी गिरती है। नर्मदा नदी के बारे में और क्या जानते हैं। नर्मदा नदी भाई पूर्व दिशा से निकलकर किधर, पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक है, पूर्व से किधर, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा की कितनी सहायक नदियां हैं, तो नर्मदा की 41 सहायक नदी हैं। कितनी हैं, 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की। और नर्मदा के समानांतर कौन सी, नर्मदा के समानांतर बहती है आपकी कौन सी भाई, ताप्ती नदी। कौन सी, ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर बहती है, हमेशा याद रखिएगा। क्लियर है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सबसे बहुत ही प्यारा प्रश्न है दूसरा प्रश्न, देखिएगा कि मध्य प्रदेश में अधिकांशतः किस प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में अधिकांशतः किस प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल भाई, नर्मदा नदी की अगर बात करें, नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। और अधिकांश तक किस प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं, तो भाई हमेशा याद रखें कि अधिकांशतः मध्य प्रदेश में प्रायद्वीपीय नदियां प्रवाहित होती हैं। कैसी, प्रायद्वीपीय नदियां प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां किस श्रेणी में प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां कौन सी श्रेणी में प्रवाहित होती हैं, विंध्य श्रेणी में प्रवाहित होती हैं, या अरावली श्रेणी में प्रवाहित होती हैं, या फिर सतपुड़ा श्रेणी में, या मैकाल श्रेणी में प्रवाहित होती हैं। बिल्कुल, तो हमेशा याद रखें कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां प्रवाहित होती हैं मैकाल श्रेणी में। कहाँ पर, मैकाल श्रेणी में प्रवाहित होती हैं सबसे अधिक नदियां। कहाँ पर, हमारे मध्य प्रदेश में, हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, जल्दी से बताइएगा कितने भागों में बांटा गया है भाई मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा कि मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को बांटा गया है कुल 6 भागों में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है। कहाँ का, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, बताइएगा कौन सा है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का। तो आप हमेशा याद रखें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र अगर कोई है तो ये है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। कौन सा है, गंगा यमुना अपवाह तंत्र है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी है जो गंगा अपवाह तंत्र के उपतंत्र में सम्मिलित नहीं है।
कौन सी नदी है जो गंगा अपवाह तंत्र के उपतंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कहाँ की भाई? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप याद रखें कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी की बात अगर आए तो आप याद रखें सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश की कौन सी भाई? नर्मदा। सबसे लंबी कौन सी है? नर्मदा है मध्य प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, चले नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल का अपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में आता है? बताइएगा, कितने वर्ग किलोमीटर में आता है? बिल्कुल, तो हम इससे याद रखें। देखिए, नर्मदा के बारे में कभी पूछ लिया जाए तो नर्मदा की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कितनी है? 1312 किलोमीटर। लेकिन ये मध्य प्रदेश में कितनी? 1077 किलोमीटर बहती है। फिर जो चंबल नदी है इसका अपवाह क्षेत्र जो है यह 43,200 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं? किसकी भाई? पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी है जिसे कहा जाता है? तो आप याद रखें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है चंबल नदी को। किसको? चंबल नदी को कहा जाता है पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसे कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है? बताइए भाई, कौन सी नदी है जिसे कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, तो हमेशा याद रखें कि कामधेनु नाम से जाना जाता है भाई। चलेगा, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कि चंबल नदी को। ठीक है, किसको? चंबल नदी को कामधेनु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी नदी है जो बांगचू बिंदु से प्रवाहित होती है? कौन सी नदी है जो बांगचू बिंदु से प्रवाहित होती है? अब देखिएगा, आप चंबल नदी के बारे में अगर बात आ जाए कि आप इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, बांगचू बिंदु से कौन सी प्रवाहित होती है। अब मैं आपको बता दूं भाई चंबल के बारे में। चंबल कहाँ से निकलती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से भैया ये प्रवाहित होती है चंबल नदी? तो चंबल नदी महू के निकट कहाँ भाई? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, उद्गमित होती है। ठीक है, चंबल नदी। फिर बात आती है छिप्रा नदी की। तो छिप्रा भी भाई महू या इंदौर में कहाँ से? काकरवर्डी। ठीक है, काकरवर्डी नामक स्थान से जो है निकलती है। क्लियर है? अब प्रश्न है कि बांगचू बिंदु से प्रवाहित होती है कौन सी? तो ये चंबल प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, बताओ चंबल प्रवाहित होती है या नहीं? जल्दी से बताएं, चंबल प्रवाहित होती है या नहीं? चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चंबल की सहायक नदी है? निम्न में से कौन है जो चंबल की सहायक नदी है? जल्दी से बताएं, कौन है जो चंबल की सहायक नदी है? तो आप याद रखिएगा, चंबल की सहायक नदी कौन है भाई? बिल्कुल, चंबल की कूनो भी सहायक नदी है, कुंद भी सहायक नदी है, कुराई भी सहायक नदी है। अतः विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कि चंबल की ये तीनों सहायक नदियां हैं, कूनो, कुंद और कुराई। अगला प्रश्न है, लाल बाग पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? लाल बाग पैलेस जो है ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? बताइए भाई, कौन सी नदी के तट पर स्थित है लाल बाग पैलेस? बताएं। तो आप याद रखें, बिल्कुल प्रिया बंदेला कह रही हैं कि एमपी और यूपी की, किस किस की? एमपी प्लस यूपी की सीमा पर कौन सी नदी है? तो जामनी नदी। कौन सी?
जामनी नदी है एमपी यूपी की सीमा पर, ठीक है। और लाल बाग पैलेस कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है कि लाल बाग पैलेस जो है यह खान नदी के या कान्हन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। लाल बाग पैलेस है कहाँ पर? लाल बाग पैलेस है भैया आपका कहाँ पर? इंदौर में। कितने लोग सहमत हैं कि लाल बाग पैलेस इंदौर में स्थित है? अब देखो ये प्रश्न भैया ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी ताजी ताजी जो जिल प्रेरी का पेपर हुआ, ठीक है, उसी में ये प्रश्न पूछा है। प्रश्न है, दिसंबर में पेपर हुए थे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी है जिसे रतदेव की कीर्ति उपनाम से जाना जाता है? बताओ कौन सी नदी है जिसे रतदेव की कीर्ति उपनाम से जाना जाता है? बताइएगा, रतदेव की कीर्ति उपनाम से किसको जाना जाता है? बिल्कुल सही बात है, सूर्य प्रताप को ब्लू कर दिया है। जल्दी से बताएं भाई, सबके गलत हो रहे हैं, सबके गलत हो रहे हैं। विकल्प डी बता रहे हैं केन नदी कि रतदेव की कीर्ति उपनाम से जाना जाता है किसको? केन को। तो आपका 100% ही भाई क्या है? गलत है, क्योंकि चंबल को जाना जाता है रतदेव की कीर्ति के उपनाम से, ठीक है। विकल्प सी इसका सही जवाब। आपको भी भाई दोस्त नहीं है, ज़्यादातर ये किसी किताब में मिलेंगे ही नहीं आपको। चलो अगला प्रश्न है, कौन सी नदी का उद्गम है जो बाड़ेश्वर कुंड है? कौन सी नदी का उद्गम बाड़ेश्वर कुंड से होता है? बताइएगा, बताइएगा। बिल्कुल राजकुमार आर्मी बॉय बिल्कुल सही। चंबल नदी को भिंड मुरैना में अपात्र नदी कहते हैं, ठीक है, अपात्र नदी कहते हैं। और बाणेश्वर कुंड से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो भाई बाणेश्वर कुंड से उद्गम होता है हमारी क्षिप्रा का। किसका? क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है बाणेश्वर कुंड से। और क्षिप्रा नदी के किनारे ही क्या है? क्षिप्रा नदी के किनारे ही हमारा उज्जैन शहर स्थित है। और इसी क्षिप्रा के किनारे जब उज्जैन स्थित है तो भैया कुंभ मेला भी यहीं लगेगा, ठीक है, कुंभ मेला भी यहीं लगेगा, ठीक है, इसी क्षिप्रा नदी के किनारे। प्रश्न है फिर, निम्न में से कौन सी नदी है जो भारत की हृदय रेखा उपनाम से संबोधित है? बताइएगा, कौन सी नदी है जो भारत की हृदय रेखा उपनाम से संबोधित है? बताएं भाई, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखें, भारत की हृदय रेखा उपनाम से जाना जाता है कौन सी नदी को? बहुत बढ़िया, सभी का बिल्कुल बिल्कुल भाई। 16 का ए बता रहे हैं कि नर्मदा को भारत की हृदय रेखा कहा जाता है। तो भाई कुछ लोग बिल्कुल पूरे ही बता रहे हैं, एक व्यक्ति भी कोई दूसरा जवाब नहीं बता रहे। जब आपका भाई इतना कॉन्फिडेंस, इतने लोग साथ हैं विकल्प ए के, तो विकल्प ए हमें भी बताना पड़ेगा, ठीक है। बहुमत है विकल्प ए पर, ठीक है। बहुमत क्या, एक तरफा मत है। नर्मदा नदी बता रहे हैं सभी कि भारत की हृदय रेखा किस नदी को? नर्मदा नदी को कहते हैं। और नर्मदा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दो। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहते हैं? देखो जेल प्रहरी 2018 में पूछा है, ठीक है। और हमने यहाँ पर जाना था कि भारत की हृदय रेखा, तो भैया भारत के हृदय में कौन है? मध्य प्रदेश बिल्कुल बीच में, इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? हृदय प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश को, ठीक है। बिल्कुल बीचों बीच है मध्य प्रदेश, इसीलिए मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहते हैं। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है भाई नर्मदा नदी को। किसको? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर मैंने पूछा था आपको कि भाई कौन कौन से अन्य नाम हैं नर्मदा नदी के, तो काफ़ी सारे लोगों ने बताए भी। रेवा, नामोदोस, कितने लोग सहमत हैं? मैकल सुता, क्या क्या नर्मदा के नाम? रेवा, मैकल सुता, बताइएगा। और क्या क्या बता रहे हैं भाई? नमोदोस, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है,
निम्न में से कौन है जो क्षिप्रा नदी का उपनाम है भाई? इनमें से कौन सा क्षिप्रा नदी का एक उपनाम है? मोक्षदायिनी, अमृत संभवा, पूर्ण सलिला या फिर उपरोक्त सभी क्षिप्रा नदी के ही उपनाम हैं। क्षिप्रा नदी के बारे में विशेष बात यह है कि क्षिप्रा नदी का जो उद्गम है यह कौन से कुंड से होता है? देखिए, क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर में काकरवड़ी नामक स्थान से होता है और क्षिप्रा का जो उद्गम है भाई ये वाणेश्वर कुंड से होता है। कौन से कुंड से? वाणेश्वर कुंड। ठीक है, वाणेश्वर कुंड से जो है क्षिप्रा नदी का भैया उद्गम होता है, बाणेश्वर कुंड से, इतना आप याद रखिएगा। कौन से कुंड से? बाणेश्वर कुंड से क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है। और क्षिप्रा नदी के अन्य नामों को देखा जाए तो मोक्षदायिनी भी कहते हैं क्षिप्रा को, पूर्ण सलिला भी कहते हैं और अमृत संभवा के नाम से भी जाना जाता है क्षिप्रा नदी को। अतः विकल्प डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा घाट है जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा, कौन सा घाट है जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है? बताएं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखें ऐसा घाट जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यह कौन सा घाट है? तो भाई क्षिप्रा नदी के तट पर त्रिवेणी घाट है। कौन सा है? क्षिप्रा नदी के तट पर त्रिवेणी घाट है और राम घाट भी है और नरसिंह घाट भी है। अतः ये तीनों ही घाट क्षिप्रा नदी के तट पर मौजूद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उज्जैन में स्थित कालिया देह महल किस नदी के तट पर स्थित है? क्या है? उज्जैन में स्थित है भैया कौन सा? कालिया देह महल। कभी पूछ ले कि भाई कालिया देह महल कहाँ पर है, तो फटाक से कह देना कि कालिया देह महल है भाई उज्जैन में। उज्जैन वही है जहाँ जिसे महाकाल नगरी कहा जाता है, जिसे धार्मिक नगरी कहा जाता है। ठीक है, इस उज्जैन में कालिया देह महल है और यह मौजूद है भाई आपका क्षिप्रा नदी के तट पर। जब पूरा उज्जैन शहर ही क्षिप्रा नदी के तट पर है तो कालिया देह महल भी कहाँ पर भाई? क्षिप्रा नदी के तट पर ही मौजूद होगा। ठीक है, किसी अन्य कोई अन्य नदी तो है ही नहीं उज्जैन में, इतना आप याद रखिएगा। क्षिप्रा का संबंध किससे है? उज्जैन शहर से, या कह लो कि उज्जैन का संबंध किससे भैया? क्षिप्रा नदी से। ठीक है, विक्रम सिंह बिल्कुल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मंदसौर जिले का लामगरा किस नदी का उद्गम स्थल है? अब देखिए, मंदसौर से मुझे फिर से एक चीज़ याद आती है। एक प्रश्न आपकी पुलिस परीक्षा में ही पूछा गया है कि मंदसौर कौन सी नदी के तट पर है? तो याद रखना, मंदसौर मेरे सरकार शिवना नदी के तट पर है। शिवना नदी के तट पर मौजूद है, तट पर है। और मंदसौर का प्राचीन नाम, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है भाई? मंदसौर को पहले कहा जाता था, प्राचीन नाम है मंदसौर का क्या? दसपुर। क्या है? मंदसौर का प्राचीन नाम है दसपुर। मंदसौर स्थित है शिवना नदी के तट पर। अगला प्रश्न है भैया आपकी स्क्रीन पर कि नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? पुलिस कांस्टेबल का ही प्रश्न है आपका और वर्ष 2017 का प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि नर्मदा बेसिन का क्षेत्रफल नहीं पूछा जाएगा। इससे पहले ऊपर हमने एक प्रश्न बताया था कि चंबल बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है। चंबल बेसिन का हमने क्षेत्रफल देखा। अब आपकी पुलिस में ही सीधे पूछ लिया है भैया, तो अब तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हमें ये पढ़ने हैं, पूरी याद रखने हैं कि नर्मदा बेसिन का जो कुल क्षेत्रफल है ये है 98,796 वर्ग किलोमीटर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उल्लेख है जो कालिदास की रचना मेघदूत में मिलता है? कौन सी नदी है जिसका उल्लेख कालिदास की रचना मेघदूत में मिलता है? अब हमारा यहाँ से एक प्रश्न तैयार हो जाता है कि मेघदूत किसकी रचना? तो भाई मेघदूत कालिदास की रचना। मेघदूत किसकी? मेघदूत कालिदास की रचना है। और कालिदास की मेघदूत के अलावा और कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो मुझे तो याद आता है कि कुमार संभवम, कुमार संभवम, ठीक है, कालिदास की ही रचना है।
कुमार संभवम कालिदास की के लिए है। और यह भाई कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है मेघदूत में? तो मेघदूत में उल्लेख मिलता है चंबल नदी का। किसका? चंबल नदी का उल्लेख मिलता है। और ये चंबल नदी किस में जाकर मिल जाती है? यमुना की सहायक है भाई। कौन सी? चंबल नदी यमुना की सहायक है। ठीक है, यमुना की सहायक है, यमुना में जाकर के मिल जाती है भैया चंबल नदी। कहाँ पर? यूपी में। नेक्स्ट प्रश्न है, और निकलती कहाँ से है? मध्य प्रदेश में जानापाव पहाड़ी से। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर नागदा किस नदी के तट पर अवस्थित है? बताएं भाई, नागदा कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बताएं। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो हमेशा याद रखें, क्या कहा? चले बताते हैं। तो याद रखें, नागदा कौन सी नदी के तट पर है? नागदा है भाई चंबल के तट पर। ठीक है, नागदा कौन सी नदी के तट पर है? चंबल नदी के तट पर है। किसी प्रश्न का आंसर रह गया था भाई, प्रश्न क्रमांक 21 का, कि मंदसौर जिले का लामगरा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये तुंबड़ का, किसका? तुंबड़ नदी का उद्गम स्थल है लामगारा। ठीक है, मंदसौर का लामगारा। प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में क्षिप्रा नदी सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है? बताइएगा, किस जिले में क्षिप्रा नदी सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, किस जिले में क्षिप्रा नदी सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है? बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब है कि क्षिप्रा नदी सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है कहाँ पर भाई? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है भाई, उज्जैन में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है। कहाँ पर? उज्जैन में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है हमारी क्षिप्रा नदी। क्लियर है? जल्दी से भाई शेयर कर दें, 150 लोग लाइव होने चाहिए, कम से कम 150 लोग लाइव होने चाहिए इसी क्लास में, 150 लाइव होने चाहिए। जल्दी से शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के साथ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि नर्मदा और ताप्ती, इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन कहाँ पर होता है? नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी नदियां हैं जो किधर भाई, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। जो किधर? जो पूर्व से किधर भाई? जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा ताप्ती ऐसी नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं। और इन नर्मदा ताप्ती के अलावा मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं ना, ये पूरी नदियां मध्य प्रदेश की लगभग दूसरी नदियों में जाकर के मिल जाती हैं, पूरी नदियां। ठीक है, अधिकांश नदियां दूसरी नदियों में जाकर मिल जाती हैं, नर्मदा और ताप्ती को अगर छोड़ दें। नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी नदियां हैं जो सीधे सीधे कहाँ पर भाई? खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में लुढ़कती हैं। ठीक है, कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में लुढ़कती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बेतवा नदी का आइसलैंड किसे कहा जाता है? किसका भाई? बेतवा नदी का आइसलैंड। अब सच सच बताना, कोई भी किताब आपने पढ़ी हो, क्या आपने ये प्रश्न देखा था आज तक कि बेतवा नदी का आइसलैंड किसे कहा जाता है? लेकिन आपके व्यापम ने भाई ये प्रश्न पूछा है, व्यापम आपका ये प्रश्न पूछ रखा है। चले, बहुत बढ़िया। तो बेतवा नदी का, बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो। तो बेतवा नदी का आइसलैंड कहा जाता है किसको भाई? नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। चलिए, कुमार नहीं करेंगे ये सब लोग। ठीक है, 200 लाइव का टारगेट रखा था लेकिन किसी ने शेयर नहीं किया। तो इसका सही है जवाब देवगढ़। ठीक है, क्या है? देवगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बेतवा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? बेतवा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर का है? तो ये है 43,895 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी है जो पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो पन्ना और छतरपुर की सीमा को बनाती है? बताइए भाई।
ऐसी कौन सी नदी है जो पन्ना और छतरपुर की सीमा को बनाती है? जैसे हमने बताया कि एमपी प्लस यूपी, एमपी यूपी की सीमा पर कौन सी नदी है भाई? जामनी नदी। ठीक है। ठीक उसी तरीके से एमपी और राजस्थान की सीमा पर कौन सी है? तो एमपी और राजस्थान की सीमा पर है भाई आपकी कौन सी? चंबल नदी। ठीक है। ठीक उसी तरीके से पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों की सीमा पर कौन सी है? तो दोनों जिलों की सीमा पर है कैन नदी। कौन सी है? कैन नदी। फिर बात आती है कि बेतवा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बेतवा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहला विकल्प है कि वेत्रवती नाम से, या फिर वेस नाम से, या विंध्याटवी नाम से, या इन सभी नामों से जाना जाता है बेतवा को। तो आप हमेशा याद रखें, बेतवा को बेत्रवती भी कहा जाता है, बेतवा को बेस भी कहा जाता है, बेतवा को विंध्याटवी भी कहा जाता है। तो ये सभी नाम किसके हैं? बेतवा नदी के हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन है जो कैन की सहायक नदी नहीं है? कौन है जो कैन की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखें, कैन की सहायक नदी नहीं है औदा। कौन? औदा कैन की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है किसको? बताइए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत किसे माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखें, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है भाई किसको? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है अमरकंटक को। आसान सा प्रश्न है भाई, अमरकंटक किसका है? नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है। नर्मदा की कितनी सहायक नदियां हैं? 41 सहायक नदियां हैं भाई किसकी? नर्मदा की। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सजर नामक बहुमूल्य पत्थर किस नदी में पाया जाता है? कौन सा भाई? सजर नामक बहुमूल्य पत्थर किस नदी में पाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखें कि सजर नामक बहुमूल्य पत्थर जो है यह पाया जाता है आपका कहाँ पर भाई? कैन नदी में। कहाँ पर पाया जाता है? ये कैन नदी में पाया जाता है सजर नामक बहुमूल्य पत्थर। अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? किस नाम से भाई? बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखें। बिल्कुल भी बहुत बढ़िया। हमेशा याद रखें कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है हमारी वेतवा को। किसको? वेतवा नदी को बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? किसको? बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से किसको जाना जाता है? बेतवा को जाना जाता है। चलेगा, बफरिंग कर रहा है, इंटरनेट समस्या है थोड़ी, बंद कर लो। चलिए अगला प्रश्न है, किस नदी का उल्लेख की रसिक प्रिया में मिलता है? किस नदी का उल्लेख केशवदास की रसिक प्रिया में मिलता है? बताइएगा। वेतवा नदी का, या फिर तुंबड़ नदी का, या महान नदी का, या फिर गोपद नदी का? तो हमेशा याद रखें, ऐसी नदी जिसका उल्लेख केशवदास की रसिक प्रिया में मिलता है। किसमें? केशवदास की रसिक प्रिया में मिलता है। ये है भाई हमारी बेतवा नदी। कौन सी है? बेतवा नदी है ये, जिसमें केशवदास की रसिक प्रिया में क्या है? उल्लेख मिलता है बेतवा नदी का। अगला प्रश्न है कि कौन सा जलप्रपात है जो कैन नदी पर स्थित नहीं है? नहीं है, नहीं है, बताओ कौन सा जलप्रपात है जो कैन नदी पर स्थित नहीं है? कौन सा जलप्रपात है जो कैन नदी पर स्थित नहीं है? बहुत बढ़िया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऐसा जलप्रपात जो कैन नदी पर स्थित नहीं है, ये है भाई चूलिया जलप्रपात। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है जो कैन नदी पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को
कैनास उपनाम से जाना जाता है? कौन सी नदी है जिसे कैनास उपनाम से जाना जाता है? बताइएगा, कौन सी नदी है जिसे कैनास उपनाम से जाना जाता है? तो आप हमेशा याद रखें, ऐसी नदी जिसे कैनास उपनाम से जाना जाता है, ये नदी है कैन। कौन सी है? ये कैन नदी है जिसे कैनास उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पियावन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या है? पियावन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत बढ़िया, तो हमेशा याद रखें, पियावन जलप्रपात जो है यह मौजूद है कहाँ पर? बहुत बढ़िया, पियावन जलप्रपात मौजूद है आपका टोंस नदी पर। पियावन जलप्रपात कहाँ पर है? पियावन जलप्रपात है भाई टोंस नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर खजुराहो किस नदी के तट पर है? खजुराहो किस नदी के तट पर है? कभी कभी प्रश्न आता है कि खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के जो मंदिर हैं ये किन्होंने बनवाए? तो याद रखना, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण जो है वो चंदेल शासकों ने कराया। किन्होंने? चंदेल शासकों ने कराया। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन्होंने भाई? चंदेल शासकों ने कराया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो नद का उदाहरण है? और सबसे पहले तो ये भाई कि जो खजुराहो है, जो खजुराहो है यह कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? तो खजुराहो बेतवा या सोनार नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है, फिर नद का उदाहरण भाई कौन सी नदी है? नद का उदाहरण कौन सी नदी है? तो याद रखें, नद का उदाहरण है भाई सोन नदी। नद का उदाहरण कौन सी है? नद का उदाहरण है हमारी सोन नदी, हमेशा याद रखें। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी को यमुना, भद्रा और यम की बहन कहा जाता है? कौन सी नदी को भाई यमुना, भद्रा और यम की बहन कहा जाता है? तो आप याद रखें, ऐसी नदी जिसको यमुना, भद्रा और यम की बहन कहा जाता है, ये नदी है आपकी ताप्ती नदी। कौन सी है भाई? ताप्ती नदी है ये। ठीक है, ताप्ती नदी है ये। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है? बताइएगा, कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है? बिल्कुल सही भाई, हमें इसे याद रखें। देखिए, जेल प्रहरी में भी पूछा है, एमपीपीएससी में भी पूछा है। तो नर्मदा नदी है जो पूर्व से लेकर किधर भाई? पश्चिम दिशा की ओर बहती है। किधर? पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर, प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? बताइए, किन दो नदियों के संगम पर ये स्थित है? तो इसका सही जवाब है भाई कि नर्मदा और सक्कर नदियों के संगम पर स्थित है प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है भाई? ये नर्मदा और शक्कर नदियों के संगम पर मौजूद है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्म जल वाली नदी उपनाम से किसे जाना जाता है? क्या है? गर्म जल वाली नदी के उपनाम से किसको जाना जाता है? बताओ भाई, गर्म जल वाली नदी के उपनाम से किसको जाना जाता है? बहुत बढ़िया, तो हमेशा याद रखें कि गर्म जल वाली नदी के उपनाम से जाना जाता है भाई पयोष्णी को। किसको? पयोष्णी को गर्म जल वाली नदी के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी नदी है जिसके तट पर श्वाली बंदरगाह स्थित है? कौन सी नदी है जिसके तट पर श्वाली बंदरगाह स्थित है? तो आप हमेशा याद रखिए, श्वाली बंदरगाह स्थित है ताप्ती नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर? ताप्ती नदी के तट पर श्वाली बंदरगाह स्थित है। प्रश्न है कि कुलभेहरा, क्या
कुलबेहरा। कुलबेहरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखें, कुलबेहरा नदी का उद्गम होता है भाई मध्य प्रदेश के कहाँ से? तो आप याद रखें, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से। ठीक है, कहाँ से? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से कुलबेहरा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिवनी नदी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? सिवनी नदी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बताइए, सिवनी की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो याद रखें, वेनगंगा को। किसको? वेनगंगा को सिवनी की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न है, किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है? किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है? मैं भगवान शिव की पुत्री नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ पृथ्वी की पुत्री। तो याद रखना, पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है भाई माही को। किसको? माही नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। इज दैट क्लियर? माही को क्या है? पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है भाई माही नदी को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन है जो वैनगंगा की सहायक नदियां हैं? कौन है जो वैनगंगा की सहायक नदियां हैं? बताइए, कौन है जो वैनगंगा की सहायक नदियां हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही। याद रखें, वैनगंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? वैनगंगा की सहायक नदी पेंच भी है, बरधा भी है, बाम भी है। अतः ये सभी की सभी किसकी हैं? वैनगंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है भैया, विकल्प डी इसका सही जवाब है। क्लियर है मेरे भैया? विकल्प डी इसका सही जवाब है। इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? बताइएगा, पशुपतिनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हमेशा याद रखें कि पशुपतिनाथ मंदिर जो है, पशुपतिनाथ मंदिर जो है यह अवस्थित है भाई शिवना नदी के तट पर। कहाँ पर है? पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के तट पर स्थित है। और इस शिवना नदी के तट पर ही कौन सा शहर है? मंदसौर है। शिवना नदी के तट पर ही कौन सा है? मंदसौर है। क्लियर है? चलिए, प्रश्न है, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? किसकी भाई? छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मैंने कुछ समय पहले आपसे पूछा था कि कुलबेहरा नदी कहाँ से निकलती है, तो हमने बताया था कि कुलबेहरा नदी छिंदवाड़ा से निकलती है। ठीक है, तो याद रखना, कुलबेहरा नदी ही छिंदवाड़ा की जीवन रेखा है। और छिंदवाड़ा में भाई भारिया जनजाति रहती है। कौन सी? भारिया जनजाति के लिए जाना जाता है छिंदवाड़ा। कौन सा स्थान भाई? पातालकोट। ठीक है, छिंदवाड़ा का पातालकोट है जो भारिया जनजाति के लिए जाना जाता है। क्लियर है? तो आज की इस क्लास में मात्र इतने ही प्रश्न। इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। और जितने भी छात्र हैं भाई जो नए हैं, वो सभी जरूर डाउनलोड कर लें, जहां आपको हर विषय के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हर विषय के टेस्ट आपको मिल जाएंगे और सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। कैसे? सब्जेक्ट वाइज भी आपको भाई यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर आप सभी लोग तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड कर लें।